आर्या एक लड़का जो अपने पिता के साथ कार में होता है, लेकिन तभी होता है एक भयानक एक्सीडेंट जिसमें हो जाती है उसके पिता की मौत। लेकिन वहीं जब आर्या होता है अस्पताल में तो उसे दिखाई देते हैं अपने पिता, और वहीं से शुरू होता है इस मूवी का असली डरावना खेल। इस वीडियो के बेटर एक्सपीरियंस के लिए इसे 1.25x स्पीड पर सेट कर लें। मूवी की शुरुआत होती है साल 2018 इंडोनेशिया में आई एक भयानक सुनामी के बाद के सीन से। हम तबाह हो चुके गांव, टूटी हुई इमारतें, घायल लोग और हर तरफ फैली बर्बादी के विजुअल्स देखते हैं, जिससे साफ महसूस होता है कि वहां अभी अभी कयामत गुजरी है। अब सीन कट होता है एक यूनिवर्सिटी हॉल पर, जहां आर्या नाम का स्टूडेंट इसी सुनामी पर स्लाइड शो प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। आर्या बताता है कि सुनामी को आए 5 दिन हो चुके हैं, जिसमें हजारों लोग अपने घर, अपने परिवार, सब कुछ खो चुके हैं। कई लोग खत्म हो गए और कई आज भी लापता हैं। वो सब स्टूडेंट्स से अपील करता है कि जितना हो सके उतनी मदद करें, क्योंकि वहां के लोग सिर्फ सरकारी मदद से नहीं, इंसानी हिम्मत से भी जिंदा रह पाएंगे। प्रेजेंटेशन खत्म होते ही स्टूडेंट्स आगे बढ़कर डोनेशन देना शुरू कर देते हैं। अब अगला सीन कट होता है आर्या के घर पर, जहां वो अपनी माँ लारास के साथ स्टोर रूम की सफाई कर रहा होता है। पीछे टीवी पर न्यूज चल रही है, जिसमें सोशल वेलफेयर के डेप्यूटी मिनिस्टर मलिक को सुनामी रिलीफ ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करते हुए दिखाया जा रहा है। यही हमें पता चलता है लारास का हस्बैंड और आर्या के पिता हैं। सफाई करते करते लारास को आर्या के बचपन की कुछ ड्राइंग्स मिलती हैं, जिन्हें उसने इतने सालों से संभाल कर रखा हुआ है। आर्या उन्हें देखकर मुस्कुराता है और पूछता है, इतने सालों बाद भी आपने ये सब क्यों रखा हुआ है? लारास प्यार से जवाब देती है कि ये उसकी बचपन की यादें हैं और कुछ यादें फेंकने के लिए नहीं, संभाल कर रखने के लिए होती हैं। इसी दौरान उसे एक पुराना इंसिडेंट याद आता है, जब छोटा आर्या स्कूल से रोता हुआ घर आया था। उसके रिलीजियस टीचर ने क्लास में कहा था, हमें नहीं पता कौन सा पाप हमें सिरात के ब्रिज को क्रॉस करने से रोक देगा और हम जहन्नुम में गिर जाएंगे। यहीं से फिल्म में सिरात के पुल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। अब बहुत से लोगों को सिरात के पुल के बारे में पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता उनके लिए यहाँ साफ किया जाता है कि इस्लामिक बिलीफ के मुताबिक कयामत के दिन जहन्नुम के ऊपर एक ब्रिज होगा, जिसे सिरात का पुल कहते हैं। हर इंसान को उस पुल से होकर गुजरना पड़ेगा। जो नेक और सच्चा होगा वो सुरक्षित तरीके से पार कर जाएगा, जबकि जो गुनहगार होगा वो नीचे गिर जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है मलिक पर। हम उन्हें ऑफिस से घर लौटते हुए देखते हैं और उनके चेहरे पर गहरी टेंशन साफ नजर आती है, जैसे उनके दिमाग में कोई भारी राज चल रहा हो। स्टडी रूम में जाकर वो सुनामी विक्टिम्स की एक वीडियो खोलते हैं। वीडियो में एक आदमी मलबे के नीचे फंसा हुआ है। वो रेस्क्यू टीम से रो रो कर मदद मांग रहा है। वो कहता है कि उसका छोटा बेटा भी इसी मलबे में कहीं दबा है, और फिर वो अपने गांव का नाम बताता है, आसा विलेज। मलिक उस वीडियो को पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर लेता है। तभी स्टडी रूम में आर्या आता है और अपने बचपन वाली ड्राइंग्स उन्हें दिखाता है, मानो वो अपने पिता के साथ एक नॉर्मल खुशी वाला पल शेयर करना चाहता हो। लेकिन मलिक का दिमाग कहीं और ही अटका हुआ है। वो अचानक आर्या से कहते हैं कि उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, और बिना ज्यादा कुछ समझाए वो फौरन घर से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। बॉडीगार्ड उन्हें अकेले जाने से रोकते हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्हें हमेशा सिक्योरिटी के साथ ही रहना होता है। अब मलिक कुछ सोचना शुरू करते हैं और वापस अंदर चले जाते हैं, जैसे कोई नया प्लान बन रहा हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्या घर के गैराज से कार निकाल रहा होता है। बॉडीगार्ड रूटीन चेक करता है। सब नॉर्मल देखकर आर्या को जाने देता है, क्योंकि उसे यही लगता है कि सिर्फ बेटा कहीं बाहर जा रहा है। लेकिन कुछ दूर जाकर हमें पता चलता है कि मलिक असल में पिछली सीट पर छुपे हुए बैठे हैं। कुछ देर के बाद वो फ्रंट सीट पर आकर बैठते हैं और कहते हैं कि उन्हें अपने पुराने घर जाना है। जैसे ही मलिक सीट बेल्ट लगाने लगते हैं, बेल्ट अटक जाती है और आर्या उनकी मदद करता है। यही एक सेकंड के लिए सब स्लो मोशन जैसा लगता है, और उसी पल सामने से आ रहा एक ट्रक उनकी कार से जोरदार टक्कर मार देता है। एक्सीडेंट बहुत ही सीरियस होता है। मलिक कार से उछलकर बाहर सड़क पर गिर जाते हैं, जबकि आर्या वाली कार सीधे पानी में जाकर गिरती है। आर्या बड़ी मुश्किल से कार का दरवाजा खोलता है, पानी से निकलकर किनारे तक पहुंचता है, और जैसे ही वो हाँफते हुए आकाश की ओर देखता है, उसे ऊपर एक अजीब सा दृश्य दिखाई देता है, जैसे आकाश में कोई पतला लंबा पुल टंगा हो, मानो वही सिरात का ब्रिज हो, जिसके बारे में उसने बचपन में सुना था। अब सीन कट होकर अस्पताल में आता है। अगले सीन में आर्या की आंखें खुलती हैं और वो खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाता है। लारास उसके पास बैठी है। वो भारी मन से बताती है कि मलिक को दफना दिया गया है। यानी दोस्तों, मलिक ये हादसा झेल नहीं पाए और उनकी मौत हो चुकी है।
ये सुनते ही आर्या अंदर से टूट जाता है। उसे गिल्ट होता है कि अगर वो कार नहीं चला रहा होता, अगर वो पापा को लेकर नहीं निकला होता, तो शायद ये एक्सीडेंट होता ही नहीं। लेकिन लारास उसे समझाती है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। तभी मलिक के बॉस आलिम हॉस्पिटल में मिलने आते हैं। वो बताते हैं कि ट्रक ड्राइवर ने अपनी गलती मान ली है और कहा है कि नींद की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। वो ये भी भरोसा दिलाते हैं कि ड्राइवर को उसकी गलती की सजा जरूर मिलेगी। साथ ही आलिम बताते हैं कि गवर्नमेंट मलिक की ऑफिशियल फैसिलिटी रिवोक करना चाहते हैं क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। वो लारास से कहते हैं कि अगर उन्हें समय चाहिए तो वो ले सकती है, लेकिन पेपर्स पर साइन करने होंगे। लारास कहती है कि फॉर्मेलिटीज और फैसिलिटीज का ट्रांसफर जितनी जल्दी हो सके कर दिया जाए, क्योंकि प्रैक्टिकल जिंदगी किसी के जाने से रुकती नहीं। आलिम ये भी मेंशन करता है कि अगर प्रोटोकॉल फॉलो होता तो शायद ये एक्सीडेंट टल सकता था, लेकिन लारास उसे रोक देती है और कहती है कि आर्या अभी अभी होश में आया है, ऐसे वक्त में उसके सामने ये बातें करना सही नहीं होगा। आलिम के जाने के बाद लारास का पुराना दोस्त पंजी उससे मिलने आता है। पंजी रेस्क्यू टीम में काम करता है, इसलिए सुनामी के बाद से वो लगातार फील्ड पर था और अब जाकर मौका मिला है मिलने का। वो आर्या की तबीयत और लारास की हालत के बारे में पूछता है। यही पहली बार लारास मलिक के जाने के बाद खुलकर टूटती हुई दिखाई देती है। वो बाहर से स्ट्रांग दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर से बिखर चुकी है। पंजी उसे फिर से मेडिकल रेस्क्यू टीम ज्वाइन करने का सुझाव देता है, क्योंकि पहले वो वहीं काम करती थी, लेकिन लारास साफ मना कर देती है। वो कहती है कि उसकी और मलिक की पहली मुलाकात भी रेस्क्यू टीम में ही हुई थी, इसलिए अब वही माहौल उसे और ज्यादा तोड़ देगा, हील नहीं करेगा। बाद में लारास घर पर बैठकर एक पुरानी फैमिली वीडियो देख रही होती है, जिसमें मलिक उसे एक नेकलेस गिफ्ट करते हैं और तीनों, मलिक, लारास, छोटा आर्या, बहुत ही खुश दिखते हैं। यानी कभी ये फैमिली पूरी और खुश थी, आज बस यादें रह गई हैं। इसी दौरान हॉस्पिटल में अचानक से रात के समय आर्या उठ बैठता है। कमरे में कुछ अजीब सी चीजें होने लगती हैं। पर्दे के पीछे किसी की परछाई दिखना, फर्श से खून जैसा कुछ बहता हुआ नजर आना वगैरह। फिर उसे अपने पापा का घायल चेहरा दिखाई देता है जो उसे देख रहा होता है और बस एक बात कहता है, मेरी मदद करो। आर्या घबराकर चीखने लगता है और लारास भागकर उसके पास आती है। वो उसे समझाते हुए कहती है कि यह सब सिर्फ एक बुरा सपना है, रियल नहीं है, और उसे शांत करने की कोशिश करती है। अगले दिन लारास और आर्या मलिक की कब्र पर दुआ पढ़ने आते हैं। वहां आर्या अपने पापा की कब्र के सामने खड़े होकर कहता है कि वो हमेशा उनकी तरह ईमानदार इंसान बनना चाहता है और वो उन पर हमेशा गर्व करेगा। यही हमें साफ समझ में आता है कि आर्या अपने पापा से कितना गहरा प्यार करता था और उन्हें किस हद तक रिस्पेक्ट करता था। अगले सीन में हम लारास को मलिक के स्टडी रूम में उनका सामान अरेंज करते देखते हैं। वहीं उसे वो पेन ड्राइव मिलती है जिसमें आसा विलेज वाले विक्टिम की वीडियो मलिक ने सेव की थी। लारास उस पेन ड्राइव को पहचान कर उसे अपने पास रख लेती है, मानो उसमें मलिक की कोई अधूरी बात छुपी हो। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्या अपने कमरे की दीवार पर बचपन वाली ड्राइंग्स लगा रहा होता है, खासकर वो सब जो उसने पानी, पुल और अजीब अजीब दृश्यों के बारे में बनाए थे। लेकिन जैसे ही रात में आर्या सो जाता है, कमरे में दोबारा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शुरू होने लगती हैं। दीवार पर लगी सारी ड्राइंग्स एक एक करके नीचे गिर जाती हैं, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें झटका दिया हो, और आखिर में दीवार पर सिर्फ एक ही स्केच बचता है, वही जिसमें आर्या ने सिरात के ब्रिज का चित्र बनाया था। अब जैसे ही रात में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बढ़ती हैं, अचानक मलिक की जख्मी बॉडी सीलिंग से लटकती हुई दिखती है और फिर नीचे गिरती नजर आती है, जैसे वो सीधा आर्या से मदद मांग रही हो। आर्या डर के मारे चीख पड़ता है। उसकी आवाज सुनकर लारास दौड़ती हुई कमरे में आती है। आर्या हांफते हुए बताता है कि एक्सीडेंट वाले दिन मलिक अपने पुराने घर जाकर अपना ग्रेट सीन सुधारना चाहते थे, यानी उन्होंने जो बड़ा गुनाह किया है उसे ठीक करना चाहते थे। अब आर्या को लगने लगता है कि अगर मलिक की रूह चैन नहीं पा रही तो उनकी वो अधूरी इच्छा पूरी करना बेटे और पत्नी के होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है। यही सोचकर लारास और आर्या रात के समय ही मलिक के पुराने घर पहुंच जाते हैं। वहां धूल जाले और बंद पड़े कमरे को देखते ही समझ आता है कि इस घर में काफी समय से कोई नहीं रहा। तलाशी लेते लेते उन्हें एक पुरानी अलमारी मिलती है जिसके अंदर कार्डबोर्ड बॉक्सेस में बहुत सारा कैश छुपा हुआ होता है और साथ ही एक फाइल भी मिलती है। इस फाइल में आशा विलेज रेस्क्यू के नाम से मेडिसिन और फूड सप्लाई की लिस्ट होती है, यानी कागजों में तो पूरा रेस्क्यू पैकेज भेजा गया है। लारास आर्या को वो पेन ड्राइव भी देती है जो उसे मलिक की स्टडी टेबल से मिली थी। जब आर्या उसे चेक करता है
तो उसमें आलिम और मलिक की रिकॉर्ड की गई बातचीत होती है। रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई देता है कि आलिम मलिक से कह रहा होता है कि आशा विलेज के रेस्क्यू से जुड़ी एक नकली फाइल तैयार करो ताकि जो पैसा गवर्नमेंट से आया है उसे दबाकर रखा जा सके। वो मलिक को ऑफर करता है कि इस घपले में उसे भी 2 मिलियन का हिस्सा मिलेगा। साथ ही आलिम ये भी प्लान करता है कि उस विक्टिम वाली वीडियो को इंटरनेट से हटवा दिया जाएगा और बॉडीगार्ड भी साफ आदेश देता है कि सारी डिजिटल कॉपी डिलीट कर दो। लेकिन हम देखते हैं कि मलिक ऑफिस से बाहर आते वक्त बॉडीगार्ड से वो वीडियो ले लेते हैं और उसे खुद अपने पास रख लेते हैं। यहाँ बतौर ऑडियंस हमें साफ दिखता है कि आलिम और बॉडीगार्ड एक ही टीम की तरह काम कर रहे हैं, जबकि मलिक प्रेशर में आकर मजबूरी से ये खेल खेल रहा है। मतलब दिल से वो विक्टिम्स के साथ में धोखा करना नहीं चाहता, लेकिन हालातों ने उसे जरूर धक्का दिया और प्रैक्टिकली चोरी में उसका नाम भी जुड़ चुका है। कैश फाइल और रिकॉर्डिंग्स, इन तीनों चीजों को देखकर लारास और आर्या के सामने पूरा सच खुल जाता है। आर्या पहले पल में मानने को तैयार नहीं होता। वो कहता है ये सब आलिम का किया हुआ है, उसके पापा गलत नहीं हो सकते। लेकिन लारास प्रूफ के साथ बताती है कि मलिक ने भी इस फ्रॉड में हिस्सा लिया, भले ही दिल से नहीं, मजबूरी में ही सही, लेकिन गुनाह में नाम उनका भी लिखा जाएगा। यहाँ मूवी थोड़ी देर के लिए लारास की मेमोरी में चली जाती है। उसे वो पल याद आता है जब मलिक ने उसे नेकलेस गिफ्ट किया था और वो बहुत ही खुश हुई थी। लेकिन अचानक उस मेमोरी के सराउंडिंग्स पैरानॉर्मल हो जाती हैं। कमरे का माहौल बदल जाता है। मिरर में उसे जख्मी मलिक दिखता है जो पूछता है, क्या तुम इस नेकलेस से सच में खुश हो? लारास जब आसपास देखती है तो पाती है कि उसके चारों तरफ सुनामी विक्टिम्स की लाशें पड़ी है। खून और पानी मिला जुला है और उनकी आंखें जैसे उससे जवाब मांग रही हों। वो घबराकर बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन घायल विक्टिम्स उसके ऊपर गिरने लगते हैं। तभी अचानक वो झटके से उठती है और हमें समझ में आता है कि ये सब उसका एक नाइटमेयर था। लेकिन उसके गिल्ट का लेवल कितना ज्यादा है वो साफ दिख गया। अब सीन शिफ्ट होता है पंजी पर। पंजी सुनामी विक्टिम्स के लिए रेस्क्यू टीम के साथ ग्राउंड पर काम कर रहा होता है। चारों तरफ अंधेरा, हर तरफ पानी और कीचड़। तभी उसे एक घायल आदमी लड़खड़ाता हुआ आता दिखता है। पंजी तुरंत उसकी मदद करता है और उसे सहारा देकर बैठाता है। वो पूछता है कि वो कहां से आ रहा है और उसके साथ खड़ी वैन में क्या है। आदमी धीमी आवाज में बताता है कि वैन में उसकी वाइफ की डेड बॉडी है और ये कि आशा विलेज में आज कोई मदद नहीं पहुंची, इसलिए वो खुद उसकी बॉडी को ढूंढकर अपने गांव दफनाने ले जा रहा है। ये सुनकर पंजी अंदर से हिल जाता है। वो रेस्क्यू टीम से कहता है कि पहले इस आदमी की मेडिकल मदद की जाए और खुद कंट्रोल रूम में जाकर आशा विलेज की रेस्क्यू फाइल चेक करता है। फाइल के हिसाब से तो साफ लिखा होता है कि पूरी टीम मेडिसिन और फूड के साथ आशा विलेज भेजी जा चुकी है। लेकिन जब पंजी उस लिस्ट में दिए गए रेस्क्यू वर्कर्स के नाम सिस्टम में ट्रेस करता है तो उसे एक भी मेंबर का कोई ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं मिलता। यानी कागजों पर मौजूद पूरी की पूरी टीम असल में झूठी थी। नकली नाम, नकली स्टाफ। यहीं से उसका शक और भी गहरा हो जाता है कि कहीं बड़ा घोटाला हुआ है। अब सीन कट होता है आर्या पर। आर्या सीधे आलिम के ऑफिस पहुंचता है। उसकी टेबल पर सारी फाइलें, कैश और रिकॉर्डिंग्स वाला प्रूफ रख देता है और सीधा सीधा जवाब मांगता है। आलिम जरा भी घबराता नहीं, चेहरे पर एक अजीब सा ठंडा कॉन्फिडेंस रखकर पूरा इल्जाम मलिक पर डाल देता है। वो बहुत ही नॉर्मल टोन में आर्या से कहता है कि मलिक ने जो भी किया अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए किया और वो खुद भी जो कुछ करता है वो अपनी फैमिली को सेफ रखने के लिए करता है। इसके बाद आर्या घर लौटता है। लारास के पूछने पर वो बताता है कि वो आलिम के पास जवाब लेने गया था। वो ये भी शेयर करता है कि आलिम ने साफ कहा है मलिक ने जो भी गिफ्ट्स दिए, जैसे आर्या की कार, लारास का नेकलेस, घर की कई चीजें, ये सारी आशा विलेज की एड और रेस्क्यू फंड से ही खरीदी गई थी। ये सुनकर आर्या का गुस्सा और गिल्ट दोनों एक साथ एक्सप्लोड होने लगते हैं। एक तरफ पापा के लिए प्यार और रिस्पेक्ट, दूसरी तरफ ये सच्चाई कि उन्हीं के नाम पर दूसरे बेगुनाह लोगों का हक मारा गया। अब आर्या चाहता है कि ये केस पब्लिक के सामने लाया जाए ताकि सच सामने आए और आलिम बच ना पाए, लेकिन लारास उसे रोकती है। वो कहती है कि अगर केस ओपन हुआ तो मलिक पर भी हमेशा के लिए चोरी और करप्शन का दाग लग जाएगा और दुनिया उन्हें सिर्फ एक चोर ऑफिसर के रूप में याद करेगी, ना कि एक पिता के रूप में। लारास डिसाइड करती है कि मलिक का अधूरा काम यानी आशा विलेज की जो मदद होनी चाहिए थी वो खुद पूरी करेगी। थोड़े इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और डिस्कशन के बाद आर्या भी इसी फैसले के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अगर वो गलती को पब्लिकली मिटा नहीं सकते तो कम से कम प्रैक्टिकली उसे करेक्ट जरूर कर सकते हैं।
अगले सीन में हमें आर्या की एक पुरानी मेमोरी दिखाई जाती है, जब मलिक ने उसे पहली बार कार गिफ्ट की थी। आर्या उस कार को देखकर बच्चे की तरह खुश हो गया था और मलिक के साथ टेस्ट ड्राइव पर निकल गया था। ड्राइव के दौरान अचानक मलिक थोड़ी स्ट्रेंज टोन में पूछते हैं, क्या मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था? उनकी आवाज नॉर्मल पापा वाली नहीं, बल्कि ऑलमोस्ट किसी गिल्ट से भरी हुई लगती है। और इतना कहते ही मलिक कार से गायब हो जाते हैं। कार अचानक से झटके से रुक जाती है और आर्या बाहर निकलकर चारों तरफ देखता है तो पाता है कि कार पूरी तरह से टूट चुकी है। फिर वो देखता है कि वो कहीं और नहीं बल्कि सिरात के ब्रिज पर खड़ा है। पुल के नीचे लावा, आग और पत्थर उबलते हुए दिखाई देते हैं। अब आर्या डरते डरते आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तभी नीचे से मलिक उसका पैर पकड़ लेते हैं और मदद मांगने लगते हैं। उनकी पकड़ इतनी जोरदार होती है कि आर्या का खुद का बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों नीचे गिरने लगते हैं। उसी मोमेंट पर आर्या अचानक नींद से जाग जाता है, यानी फिर से ये सिर्फ एक नाइटमेयर था, लेकिन इस बार सीधा सिरात के पुल से जुड़ा हुआ। आर्या कमरे से बाहर आता है तो देखता है कि लारास अपने फोन पर एक वीडियो देख रही है। वीडियो में बताया जा रहा होता है कि अगर कोई मरा हुआ इंसान बार बार सपने में आए तो उसके पीछे क्या स्पिरिचुअल या साइकोलॉजिकल रीजन हो सकता है। आर्या लारास को अपने सपने के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसने सपने में मलिक को सिरात ब्रिज क्रॉस करने के लिए मदद मांगते देखा और ये भी कि एक्सीडेंट के बाद उसे सिरात का पुल एक बार पहले भी आसमान में दिख चुका है। लारास कहती है कि फैमिली होने के नाते उनकी ड्यूटी है कि वो मलिक की रूह को सिरात का पुल पार करने में मदद करे ताकि वो बीच में अटके ना रह जाएं। फिर लारास मलिक के लैपटॉप से वही आशा विलेज वाले विक्टिम्स की वीडियो प्ले करती है, जिसमें एक आदमी अपने बेटे को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम से मदद की भीख मांग रहा होता है। ये देखकर आर्या और लारास दोनों एक फाइनल डिसीजन लेते हैं। वो किसी भी हाल में आशा विलेज की मदद करेंगे। अब इसी बीच घर पर एक पैकेज डिलीवर होता है। आर्या दरवाजा खोलकर पैकेज रिसीव करता है। डिलीवरी बॉय उसे थोड़ा जाना पहचाना सा लगता है, लेकिन उसे याद नहीं आता कि उसने इसे कहाँ देखा। पैकेज खोलने पर अंदर एक बॉक्स मिलता है और बॉक्स के अंदर गन, बुलेट्स और एक नोट रखा होता है जिसमें लिखा होता है, टेक मलिक्स लेगेसी एंड डाई। ये सीधी धमकी साफ कर देती है कि कोई चाहता है कि चुप रहें वरना अंजाम बुरा होगा। ये देखकर सिचुएशन और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है। यही लारास और आर्या डिसाइड करते हैं कि वो कुछ समय के लिए किसी सेफ जगह पर शिफ्ट होंगे ताकि खुद को और अपने मिशन को बचा सके। लारास का प्लान बहुत ही साफ है। आशा विलेज के रेस्क्यू फंड से जो भी गिफ्ट्स, कार, ज्वेलरी या लग्जरी चीजें ली गई थी उन्हें बेच दिया जाएगा। उनसे जो भी पैसा मिलेगा उससे फूड और मेडिसिन खरीदे जाएंगे और वही असली मदद के रूप में आशा विलेज भेजा जाएगा। इस तरह अब लारास अपने नेकलेस, कार और बाकी की जरूरी चीजें बेचकर आशा विलेज के लिए रेस्क्यू प्रोडक्ट्स, मेडिसिन और फूड सप्लाई खरीद लेती है, क्योंकि अब उसके लिए ये सिर्फ मदद नहीं बल्कि मलिक की गलती को सही दिशा में मोड़ने की कोशिश है। वो पंजी से कांटेक्ट करके विलेज की एग्जैक्ट लोकेशन और हालात कंफर्म करती है। फिर लारास और आर्या रेस्क्यू रिलीफ पोस्ट पर पहुंचते हैं, जहां पहला शॉक ये मिलता है कि वहीं पर आलिम पहले से मौजूद खड़ा है और मरीजों के बीच घूम रहा होता है, जैसे सब कुछ उसी के कंट्रोल में हो और वो बहुत कानूनी काम कर रहा हो। दोनों आलिम और उसके आदमियों से बचते बचाते साइड से निकलते हैं और पंजी तक पहुंच जाते हैं। वो पंजी को पूरा फ्रॉड समझाते हैं। नकली फाइलें, गायब रेस्क्यू टीम, आशा विलेज तक ना पहुंची कोई मदद, सब कुछ। शुरुआत में पंजी कहता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आलिम को बतानी चाहिए ताकि ऊपर से एक्शन लिया जा सके, लेकिन लारास साफ मना कर देती है कि ये पूरा प्लान ही आलिम का है और उनके पास इसके प्रूफ भी हैं। पेनड्राइव, नकली लिस्ट, झूठी टीम। यहीं पंजी भी अपना शक शेयर करता है कि जब उसने रेस्क्यू टीम के मेंबर्स को सिस्टम में ट्रेस करना चाहा तो एक भी नाम ऑफिशियली रजिस्टर्ड नहीं मिला। लारास बताती है कि रेस्क्यू टीम की पूरी फाइल फेक बनाई गई थी, यानी नाम, आईडी सब झूठे थे। अब तक सुनामी को आए 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन आशा विलेज तक कोई असली रेस्क्यू टीम कभी पहुंची ही नहीं। आर्या ऐड करता है कि रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही एक और अर्थक्वेक आ सकता है और अगर ऐसा हुआ तो वहां बचे कुचे लोग भी नहीं बचेंगे। ये सुनकर पंजी इनकी मदद के लिए फुली रेडी हो जाता है। वो उन्हें कार में वेट करने को कहता है और खुद तैयार होने चला जाता है, लेकिन जाते जाते आलिम की नजर दूर खड़े लारास और आर्या पर पड़ जाती है। वो तुरंत मलिक के पुराने बॉडीगार्ड, जो अब उसी के साथ रहता है, उसको इन्हें फॉलो करने के लिए भेज देता है। इसी बीच हमें आर्या की एक बचपन की याद दिखाई जाती है। वो अपने पापा मलिक के साथ गार्डन में खेल रहा होता है।
तभी पास ही एक लड़की के पिता को हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। बाद में घर आकर छोटा आर्या मलिक से पूछता है कि वो अंकल उठ क्यों नहीं रहे। मलिक उसे समझाते हैं कि उनकी आफ्टर लाइफ शुरू होने का समय आ चुका है, इसलिए उन्हें ये दुनिया छोड़नी पड़ी है। आर्या उदास होकर कहता है कि वो हमेशा मम्मी पापा के साथ ही रहना चाहता है, कहीं नहीं जाना चाहता। तब मलिक उसे प्यार से बताते हैं कि जन्नत में सब हमेशा साथ रहते हैं, इसलिए अगर कोई अच्छा इंसान बनकर जाए तो जुदाई भी स्थायी नहीं होती। अगली मेमोरी में छोटा आर्या सिरात ब्रिज की ड्राइंग बना रहा होता है। लारास उससे पूछती है कि उसने ब्रिज इतना बड़ा क्यों बनाया, जबकि कहा जाता है कि वो बाल से भी पतला होता है। आर्या मलिक की बात याद करके बताता है कि ब्रिज का पतला होना एक तरह की कहावत है। जो इंसान जितना ज्यादा गुनाह, धोखा और बुरा काम करेगा, उसके लिए वो ब्रिज उतना ही पतला लगेगा और उसे पार करना उतना ही मुश्किल होगा। लेकिन जो इंसान नेक, ईमानदार और दिल से साफ होगा, उसके लिए सिरात का पुल चौड़ा और आसान होगा, जैसे कि एक नॉर्मल रास्ता। यहीं पर आर्या की ये चाइल्डहुड मेमोरी खत्म हो जाती है और हमें समझ में आता है कि सिरात का पुल इस कहानी में सिर्फ एक डराने वाली कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि पूरी थीम की रीढ़ है। अब प्रेजेंट में वापस आते हैं। हम पंजी, लारास और आर्या को आशा विलेज की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। रास्ते में हर तरफ तबाही, टूटी इमारतें, मलबा और लोकल लोगों की लाशें सड़क किनारे तक फैली पड़ी हैं। थोड़ा आगे जाकर रोड के ठीक नीचे एक आदमी बेहोश पड़ा मिलता है। पंजी उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो पास जाता है, हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही डिलीवरी मैन है जो आर्या के घर गन और बुलेट्स वाला पैकेज देने आया था। उसके पास इस वक्त भी गन होती है और अचानक वो पंजी पर फायर कर देता है। गोली पंजी के कान के बिल्कुल पास से निकलती है, यानी बाल बाल उसकी जान बचती है। इसी मोमेंट पर आर्या को एक तेज फ्लैशबैक आता है। एक्सीडेंट वाली रात जिस ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मारी थी, उसका ड्राइवर भी यही आदमी था। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब साफ है, मलिक के एक्सीडेंट के पीछे भी आलिम का ही हाथ था। ये सब एक प्लान्ड अटैक था, कोई आम हादसा नहीं। डिलीवरी मैन और पंजी के बीच में जोरदार फाइट शुरू हो जाती है और सिचुएशन बहुत ही इंटेंस हो जाती है। तब आर्या और लारास कार से उतरकर एंगल बदलते हैं। डिलीवरी मैन पर गाड़ी चढ़ाने जैसा खतरा लिए बिना उसे एक तरफ भटकाते हैं ताकि पंजी को मौका मिले और वो बच सके। फिर तीनों मिलकर वहां से निकलते हैं और अंदर की तरफ बढ़ जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर आशा विलेज के अंदर जाने वाले रास्ते पर एक बड़ा पेड़ गिरा होता है, जिसकी वजह से कार आगे नहीं जा सकती। यानी अब इनको यहीं से पैदल ही आगे बढ़ना होगा। पंजी प्लान बनाता है कि पहले हम सिर्फ मेडिकल सप्लाई लेकर गांव की तरफ चलेंगे और बाकी सामान बाद में वापस आकर ले जाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है और गांव में लोग शायद आखिरी सांसों पर हैं। तीनों आशा विलेज की तरफ पैदल बढ़ते हैं। तभी पीछे से डिलीवरी मैन की बाइक की आवाज सुनाई देती है। सिचुएशन को समझकर वो तुरंत झाड़ियों और पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं। जैसे ही डिलीवरी मैन करीब आता है, पंजी मौके का फायदा उठाकर उस पर हमला कर देता है ताकि उसे यहीं रोक सके। वो आर्या और लारास को चिल्लाकर कहता है कि वो बिना रुके आगे बढ़ते रहें, गांव तक जरूर पहुंचे। थोड़ी देर के बाद एक तेज गनशॉट की आवाज गूंजती है। यह आवाज सुनकर लारास का दिल बैठ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद पंजी अब नहीं बचा। वो हिम्मत हारने वाली होती है, लेकिन आर्या उसे संभालता है और कहता है कि अभी रुकने का मतलब है आशा विलेज के लोगों को मरने के लिए छोड़ देना। दोनों आंखों में डर होने के बावजूद, कदमों में हिचक उठने के बावजूद आगे बढ़ते हैं। आखिरकार वो आशा विलेज पहुंच जाते हैं और वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। चारों तरफ सिर्फ तबाही, टूटे घर, बिखरा हुआ सामान, दबे हुए लोग और हर तरफ सन्नाटा और मौत की बदबू। कई लोग पहले ही खत्म हो चुके हैं और जो कुछ लोग अभी जिंदा हैं, उनकी हालत बहुत ही खराब है। यहाँ साफ दिख रहा होता है कि यहाँ रेस्क्यू टीम की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी और 10 दिनों से किसी ने भी इनकी तरफ ढंग से देखा तक नहीं। तभी आशा विलेज की उस खामोशी के बीच में एक टूटी फूटी बस के अंदर से मदद की आवाज सुनाई देती है। आर्या दौड़कर बस के अंदर जाता है। वहां एक औरत अपने छोटे बच्चे को अपनी गोद में पकड़े बुरी तरह से रोते हुए मदद मांग रही होती है। आर्या उसे और बच्चे को बस से बाहर निकालता है और लारास तुरंत बच्चे की हालत चेक करती है, लेकिन अफसोस बच्चा पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुका होता है। ये देखते ही लारास बुरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि एक माँ होने के नाते किसी दूसरे के बच्चे को अपनी आंखों के सामने यूं लाइफलेस देखना उसकी हिम्मत तोड़ देता है। इसी बीच वो औरत अचानक से उल्टियां करने लगती है और उसके मुंह से कीड़े निकलने लगते हैं।
कुछ ही पलों में वो भी तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देती है। सीन बहुत ही डिस्टर्बिंग हो जाता है। एक माँ अपने बच्चे के बाद खुद भी चली जाती है और वहां सिर्फ उनके निर्जीव शरीर रह जाते हैं। लेकिन इसी दर्द के बीच में लारास खुद को संभालती है। वो आंसू पोंछकर आर्या को फिर से हिम्मत देती है कि उनको अभी रोने का नहीं, जिंदा बचे लोगों को ढूंढने का समय है। दोनों एक बार फिर से सर्वाइवर्स की तलाश में आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद आर्या को फिर से दूर से किसी आदमी की मदद की आवाज सुनाई देती है। पहले वो उसे कोई घायल विक्टिम समझकर उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन पास जाकर उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही डिलीवरी मैन है जो पैकेज लेकर आया था और जिस पर गोली चलाने का शक था। डिलीवरी मैन अब आर्या पर गन तान देता है और उसे शूट करने ही वाला होता है। तभी पीछे से पंजी अचानक से उस पर झपट पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, पंजी अभी जिंदा है। घायल जरूर हुआ था लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी थी और अपनी आखिरी ताकत से वापस खड़ा हो गया था। डिलीवरी मैन और पंजी के बीच में फिर से जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार डिलीवरी मैन भारी पड़ता है और आखिरकार पंजी को हराकर उसकी जान भी ले लेता है। यहाँ एक सच्चा रेस्क्यू वर्कर सिस्टम के गंदे खेल का शिकार हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि अब लारास गुस्से और दर्द में डिलीवरी मैन पर हमला करती है, लेकिन ताकत और हथियार के मामले में वो उसके सामने टिक नहीं पाती और बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। आर्या भी पूरी कोशिश करता है उसे रोकने की, लेकिन वो भी उसके सामने हारने ही वाला होता है। तभी अचानक धरती जोर जोर से हिलने लगती है, यानी एक और भूकंप आ चुका है। जमीन फटने लगती है, इमारतों के बचे कुचे हिस्से हिलने लगते हैं, माहौल और भी खतरनाक हो जाता है। इसी अफरा तफरी में लारास आखिरी बार अपनी पूरी ताकत लगाकर डिलीवरी मैन को जोर से धक्का देती है। झटकों से एक टूटी हुई छत का हिस्सा उसके ऊपर आकर गिरता है। इस टकराव में लारास और आर्या तो किसी तरह से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन डिलीवरी मैन मलबे के नीचे दबकर वहीं खत्म हो जाता है। थोड़ी देर बाद सीन कट होता है एक शांत लेकिन थके हुए मूवमेंट पर। आर्या थका हारा गंदगी और मलबे से भरा हुआ आशा विलेज में बचे हुए लोगों को ढूंढता नजर आता है। लंबे समय तक तलाश के बाद वो हिम्मत हारकर जमीन पर बैठ जाता है, जैसे अब कुछ नहीं बचा। और यहीं से सीन धीरे धीरे बदलता है। बारिश रुक जाती है, आसमान साफ होना शुरू हो जाता है और मलबे के पीछे पीछे कुछ लोग धीरे धीरे बाहर निकलते दिखते हैं, यानी अभी भी उम्मीद जिंदा थी। उन्हीं लोगों में वो आदमी भी होता है जिसने सबसे पहले वीडियो रिकॉर्ड करके मदद मांगी थी, वही पिता जो अपने बेटे के लिए पुकार रहा था। आर्या उसके सामने खड़ा होकर देर से पहुंचने के लिए उससे माफी मांगता है, लेकिन इस बार उसकी माफी सिर्फ उस आदमी से नहीं बल्कि खुद से और अपने पिता के गुनाहों से भी होती है। अब सीन कुछ समय के बाद कट होता है। अब आर्या अपने घर पर बैठा न्यूज देख रहा होता है। न्यूज में बताया जा रहा होता है कि ट्विटर पर वायरल हुए आशा रेस्क्यू एड फंड स्कैंडल के चलते आलिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पक्के सॉलिड सबूत न होने के कारण कोर्ट ने उसे नॉट गिल्टी कहकर रिहा कर दिया है। तभी आर्या के फोन पर आलिम का कॉल आता है। फोन पर आलिम बहुत ही सरकास्टिक टोन में उसे उसकी नाकाम कोशिश के लिए शाबाशी देता है। वो कहता है कि आशा केस की वजह से उसे गवर्नमेंट को फंड्स वापस करने पड़े और इसकी कीमत अब आर्या को चुकानी पड़ेगी। आलिम कॉल काट देता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि पीछे के कमरे में आलिम का बॉडीगार्ड पहले से ही आर्या पर गन पॉइंट करके खड़ा है। वो बिना ज्यादा बात किए आर्या पर फायर कर देता है। फिर वो दूसरे कमरे में जाता है जहां लारास दुआ कर रही होती है और वो उसे भी उसी समय गोली मार देता है। यानी सच बोलने और गुनाह के खिलाफ खड़े होने का खामियाजा इस दुनिया में दोनों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। सीन ट्रांजिशन होता है और अब हम रियल वर्ल्ड से निकलकर सिरात के पुल वाली दुनिया में प्रवेश करते हैं। सूरज जैसे जमीन के करीब आ चुका है। नीचे लावा की नदियां बह रही हैं। नीचे गिरे लोगों पर तरह तरह के अत्याचार कर रहे हैं। आर्या और लारास सिरात ब्रिज पर चलते हुए दिखते हैं। दूर से हम आलिम को भी देखते हैं। उसका ब्रिज पैसों से बना हुआ होता है, करेंसी, नोट्स और सोने जैसी चीजों से, और वो अपने पुल को देखकर खुश होता है जैसे उसकी दौलत ही उसकी ढाल हो। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद उसका पैसों वाला ब्रिज बीच में ही टूट जाता है। आलिम नीचे लावा में गिर जाता है और नीचे मौजूद मॉन्स्टर्स उसे पकड़कर घसीटते हुए अपने साथ ले जाते हैं। उसकी सारी पावर, पैसे, कनेक्शंस किसी काम के नहीं आते। अब फोकस आता है आर्या पर। उसका ब्रिज सीधा साधा, स्टेबल और साफ दिखाई देता है, जैसे उसके लिए राह खुद आसान बना दी गई हो। वो बिना किसी खास स्ट्रगल के आराम से सिरात के पुल को पार कर लेता है। ब्रिज के उस पार एक बेहद खूबसूरत जगह होती है।
हर तरफ हरियाली, बड़े बड़े पेड़, चमकते हुए पौधे, नरम रोशनी, यानी बिल्कुल स्वर्ग या जन्नत जैसा दृश्य। वहीं दूर उसे अपनी माँ नजर आती हैं, जो उससे पहले ही ब्रिज क्रॉस कर चुकी होती हैं। माँ बेटे का ये मिलन बेहद इमोशनल होता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और पहली बार बिना डर बिना गिल्ट शांति के साथ एक साथ खड़े होते हैं। लेकिन उनकी नजरें अब मलिक को ढूंढने लगती हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि मलिक अभी भी सिरात ब्रिज के ऊपर हैं और उसे पार करने की कोशिश कर रहे हैं। मलिक का ब्रिज आर्या जैसा आसान नहीं है। वो पत्थरों से बना हुआ ऊबड़ खाबड़ और थोड़ा सा अस्थिर सा दिखता है। मलिक बहुत ही संभल कर एक एक कदम रखकर आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी ब्रिज जोर से हिलने लगता है और मलिक का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन गिरते गिरते वो अपनी फैमिली के साथ बिताए हुए अच्छे पल याद करते हैं। लारास के साथ मुस्कुराहटें, छोटे आर्या का बचपन, नेकलेस वाला मोमेंट, कार गिफ्ट करने वाला दिन और वो सारे मोमेंट जहां उन्होंने सच में सही काम किया था। यही यादें उन्हें फिर से हिम्मत देती हैं। वो किसी तरह हाथ बढ़ाकर ब्रिज को पकड़ते हैं और फिर से चलना शुरू करते हैं। लेकिन उनके जीवन के गुनाह और अच्छाइयों का तराजू बराबर नहीं होता। स्ट्रगल जारी रहती है। आखिर में मलिक पूरी कोशिश के बावजूद ब्रिज को पूरी तरह से पार नहीं कर पाते और नीचे गिर जाते हैं। यहीं पर फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी जंबतन शिरातल मुश्तकिम मूवी की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ऐसी ही माइंड ब्लोइंग और डिटेल्ड हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट, यू आर वॉचिंग इट्स हॉन्टेड।